ओह, इतना भाव मत डालो, भूख लगने पर खुद ही घर आ जाएगी। बेटी ऐसा मत करो, घर चलो। इस उम्र में बाहर रहने से तेरे नाम पर बदनामी हो जाएगी। जब पेड़ से इतना लगाव है तो शादी भी पेड़ से कर लेना, समझी? ऐसे भी तुम्हारी बेटी से और कौन शादी करेगा। जब ज्योति छोटी थी उसकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। ज्योति की सौतेली माँ हमेशा उससे बहुत सारे काम करवाती। ज्योति भी बिना किसी सवाल के छोटे से ही अपनी सौतेली माँ की हर बात मानती थी। ज्योति की 7 साल की एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम रानी था। दीदी, ओ दीदी, इतनी रात को बरामदा क्यों साफ कर रही हो? अगर बरामदा साफ नहीं किया तो गंदगी जमा हो जाएगी और इससे तुम्हें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ओह, समझ गई। इधर रात में ज्योति के पिता और सौतेली माँ रात का खाना खा रहे थे। रानी, ए रानी, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ, खाना कब खाओगी? रात तो काफी हो गई है। रानी, रानी बेटी, जल्दी आओ। अच्छा, ये ज्योति कहाँ है? क्या उसने रात का खाना खाया है? तुम इतना ज्योति ज्योति क्या कर रहे हो? अपना खाना खाओ। हर बार खाना खाने के समय बात करना शुरू कर देते हो। ज्योति के पिता और सौतेली माँ ने रात का खाना खाकर सो गए। इधर ज्योति ने सफाई करके बर्तन धोए और फिर खाने बैठ गई। इतनी रात को खिड़की से कैसी आवाज आ रही है? ज्योति जब खा रही थी तब उसके कानों में खिड़की से अजीब आवाजें आने लगी। यह तो जंगली जानवर की आवाजें सुनाई दे रही है। सुबह जाकर देखना होगा। रात का काम खत्म करके ज्योति खाना खाकर सो गई। देर रात सोने के कारण सुबह उठने में ज्योति को देर हो गई। अरे ये ज्योति, ज्योति, देख कितने बजे हैं? सुबह हो गई है और अभी भी बरामदा साफ नहीं हुआ है। मैं अभी हाथ मुंह धोकर बरामदा साफ कर देती हूँ माँ। बरामदा साफ करने में ही 8 बज गए हैं, तो सुबह की सब्जी कौन काटेगा? उधर छोटी बहन के कंबल कपड़े अभी भी नहीं धुले हैं। ओह बेचारी छोटी बच्ची, शायद आज रात गीले कंबल पर ही सोएगी। मैं जा रही हूँ माँ, अभी सब साफ करके आती हूँ। इसके बाद ज्योति घर के कामों में लग जाती है। सभी काम खत्म करके ज्योति नदी के किनारे पानी भरने जाती है। इधर का पानी कुछ अजीब सा है, दूसरे तरफ से पानी भर लेती हूँ। ज्योति पानी भरने लगती है। पानी भरकर भरे मटके के साथ जंगल के किनारे किनारे चलने लगती है और तभी उसे रात की अजीब आवाजें याद आने लगी। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, जंगल से रात में जो अजीब आवाजें आ रही थी उसे देखना तो भूल ही गई। यह कहते हुए ज्योति मटका लेकर जंगल के भीतर जाने लगी। कहाँ? कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा रात में जो अजीब आवाजें मैंने सुनी थी वह किसी जानवर या पंछी का भी नहीं लग रही थी। इस बीच ज्योति के पैर में एक चींटी काटती है। उफ, चींटी! चींटी के काटने से ज्योति का मटका जमीन पर गिर जाता है। मटका का सारा पानी नीचे गिर जाता है। अरे यह क्या? जंगल का यह पेड़ अचानक सूख कैसे गया? ज्योति का सारा पानी एक छोटे सूखे पेड़ की जड़ में गिर जाता है। चलो अब इस पानी से ये पेड़ अच्छे से बच जाएगा।
मैं कल आकर फिर से देख कर जाऊंगी। फिर ज्योति मटका में फिर से पानी भरती है और घर लौटती है। ए ज्योति, इतनी देर तक कहाँ थी? पानी लेने गई थी या फिर कहीं पर सो गई थी? इधर अभी तक चूल्हे पर चावल नहीं पके हैं, तो जानती नहीं क्या? माँ, मैं ना मटका लेकर गिर गई थी, इसीलिए फिर से पानी भरकर ला रही हूँ, इसीलिए देर हो गई। रहने दे, अब और बहाना नहीं चाहिए। अब जा, पानी का मटका रख और रानी को नहला दे। ज्योति पानी का मटका रखकर रानी को नहलाने के लिए पानी भरने लगती है। दीदी मुझे दो, मैं नल चलाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी और तुम अभी बहुत छोटी हो। पहले बड़े हो जाओ, फिर खुद ही नल चलाना। नहीं दीदी नहीं, मुझे ही नल चलाना है। दो दीदी। रानी की नल चलाने की जिद को देखकर ज्योति राजी होती है। रानी खुश होकर नल चलाने लगी। तभी वहाँ रानी की माँ आ जाती है। ओ राजकुमारी, मेरी छोटी बच्ची से नल चलवाया जा रहा है। लेकिन माँ। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे सब पता है। तू मेरे पीठ पीछे मेरे बेटी से काम करवाती है। नहीं माँ, ज्योति दीदी ने मुझे नल चलाने नहीं दिया। मैं खुद ही जोर डालकर नल चला रही हूँ। तो चुप रह। अब देख रही हूँ, छोटी बच्ची को डराकर अपने पक्ष में बात करवा रही है। ज्योति को अपनी माँ की बातों का इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ऐसा ही करती हैं। इधर ज्योति सारे काम खत्म करके बर्तन धो रही थी। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन रानी भी आई और उसने कहा, ज्योति दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। धत पगली, ये सब क्या कह रही है? तू तो अभी छोटी है और गलती कहाँ की? गलती तो मुझसे हुई है, मैंने ही तुम्हें नल चलाने दिया। दीदी मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगी, मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर रानी ज्योति को उस सूखे पेड़ के पास ले जाती है। दीदी देखा तुमने? अरे क्या देखूं? यहाँ देखने लायक तो कुछ भी नहीं है। अरे धत, तुमको दिखती भी नहीं है। वो देखो, पेड़ पर एक लव बना है। तू किस लपटप की बात कर रही है रानी? चलो घर चलते हैं। तुम्हें लव का मतलब नहीं समझ आया? एक हार मैंने कुछ दिन पहले देखा था। पेड़ का पूरा हार सफेद था, लेकिन आज यह थोड़ा लाल हो गया है। शायद कुछ होगा। अब घर चलो और तुम्हें इस जंगल में फिर नहीं आना चाहिए। यहाँ खतरनाक जानवर हो सकते हैं। ऐसा कहकर ज्योति रानी को लेकर घर चली आती है। रात में जब ज्योति सो रही थी, आधी रात में फिर से उसे वही अजीब आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद टूट जाती है। अरे यह कैसी आवाज है? कोई जानवर तो इस तरह नहीं बोलता। खैर, आवाज तो बहुत सुंदर है। सुबह जाकर देखना होगा। अगले दिन सुबह ज्योति उठकर आंगन की सफाई कर रही थी। दे, वो झाड़ू मुझे दे। जा, नदी से पानी लेकर आ। ज्योति अपनी सौतेली माँ की बात मानकर मटका लेकर पानी लाने जाती है। कल रात को वो अजीब आवाज इस जंगल से आ रही थी।
चलो देखते हैं कि यह कैसी आवाज है। ज्योति मटका लेकर फिर से जंगल में जाती है। जंगल में जाकर ज्योति इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं देख पाती। समझ नहीं आता, रात में इस जंगल में कौन वो अजीब सी आवाज करता है। अब ज्योति फिर से उसी पेड़ को देखती है। पेड़ में एक एक कर हरी पत्तियां निकल रही थी। अरे वाह, यह पेड़ तो एक दिन में ही पानी मिलने पर हरा हो गया। इसे थोड़ा और पानी देती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति पेड़ की जड़ में मटका का पानी डालती है और साथ ही पेड़ का आधा हाथ लाल हो जाता है, लेकिन ज्योति उसे देख नहीं पाती। इसके बाद ज्योति घर चली आती है। रात को ज्योति बरामदा साफ कर रही थी। तभी उसकी छोटी बहन आकर कहती है, ज्योति दीदी, तुम्हें माँ पापा खाने के लिए बुला रहे हैं। रानी की बात सुनकर ज्योति झाड़ू छोड़कर अपने माता पिता के पास आती है। सुनो ज्योति, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी शादी करा देंगे। ज्योति अपने माता पिता की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाई। वह कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। अगले दिन सुबह ज्योति फिर से मटका लेकर नदी जाती है। नदी से पानी लेकर ज्योति फिर से उसी पेड़ के पास जाती है। हे भगवान, यह क्या देख रही हूँ? पेड़ एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया। थोड़ा और पानी देती हूँ। ज्योति का पानी पाकर पेड़ एक दिन में बहुत बड़ा हो गया था। पेड़ की पूरी शाखाएं हरी हो गई थी। ज्योति मटका रखकर पेड़ के पास बैठ जाती है। वाह, कितनी ठंडक है। शरीर एकदम ठंडा हो गया। ज्योति पेड़ के नीचे बैठकर बहुत शांति महसूस कर रही थी, लेकिन एक समय पर ज्योति गहरी नींद में सो गई। तभी वहां रानी आ जाती है। पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अरे, ये हाथ भी पहले से काफी लाल हो गया है। रानी ने पेड़ के नीचे देखा, ज्योति सो रही थी। दीदी दीदी, तुम यहाँ सो रही हो और उधर कितनी कहानियाँ हो गई हैं, तुम्हें पता है? वो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। और घर में क्या हुआ रानी? तुम्हें देखने एक आदमी आया था, लेकिन तुम नहीं थी तो वो चला गया। हाय हाय, अब घर जाकर माँ तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। भगवान, तुम ही बचाना अब। मुझे पता ही नहीं चला कब सो गई। धत। जो भी कहो दीदी, एक तरीके से अच्छा ही हुआ। क्यों रानी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे दीदी, जो आदमी तुम्हें देखने आया था वो बहुत ही बूढ़ा था। उस बूढ़े को मैं कभी भी जीजा नहीं कहती। बहुत देर हो गई है, अब घर चलो। दोनों बहनें घर चली आती हैं। रात में ज्योति के माता पिता उसे बुलाते हैं। ज्योति, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल से एक लड़का मिला था, और तुमने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी। और करोगे भी क्या? इज्जत वाली बेटी को तो नहीं जन्म दिया इसकी माँ ने, दिया है एक बेइज्जती कराने वाली लड़की को जन्म। ऐसे मत कहो माँ। मैं हो गया, अब और नकली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। सब मेरे ही घर में आ जाते हैं। तुझे पता है मेरे पिताजी के गांव से रिश्ते लाना कितना मुश्किल था। तुम चुप रहो, बहुत हुआ। उसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हाँ, वो तो होगा ही। बेटी की अब किसी गधे से शादी करवा दो और घर दामाद रख लो। अरे धत, मैं भी किसे समझा रही हूँ। ज्योति रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, तूने मेरे नसीब में कितनी मुसीबतें लिख रखी है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। रहने दो दीदी, रो मत। भगवान जो करता है हम सबके अच्छे के लिए ही करता है।
रानी अपने माता पिता के पास चली जाती है। इधर ज्योति अपने कमरे में रोते रोते सो जाती है। रात बहुत गहरी थी, सब सो चुके थे। आधी रात को फिर वही अजीब और विचित्र आवाज सुनकर ज्योति की नींद खुल जाती है। आज फिर उसी आवाज से नींद खुल गई, लेकिन समझ नहीं आता इतनी रात को कौन इस तरह की आवाज करता है। खैर, मुझे ये आवाज अच्छी लगती है, चलो जाकर देखती हूँ। यह कहकर ज्योति अपने घर से बाहर निकल जाती है। आसमान में चांद निकला है, चारों तरफ पूर्णिमा की रोशनी फैली हुई है। ज्योति उस आवाज की दिशा में चलने लगती है। घर से बाहर निकलकर चलते चलते नदी के किनारे आ जाती है। नदी के रास्ते चलते चलते वह जंगल में चली जाती है। अजीब आवाज से ज्योति मंत्रमुग्ध होकर उस पेड़ के पास चली आई। उसे खुद पता नहीं चला। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी क्यों बजा रहे हो? मैं रतनगढ़ राज्य का राजकुमार हूँ। इस पेड़ में मेरी जान है। मैं इस पेड़ में बंदी हूँ। तुम क्या कह रहे हो? इंसान पेड़ में बंदी कैसे हो सकता है? यह मैं भी नहीं मानता था। मेरे राज्य में एक बात करने वाला पेड़ था, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता था। मैंने सोचा कि यह कोई जादू टोना होगा, तो एक दिन मैंने उसका विश्वास ना करने का मजाक उड़ाया और उसने मुझे गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि मैं हमेशा के लिए इस पेड़ में बंदी रहूंगा। अगर पेड़ को पानी नहीं मिला तो मैं पानी की कमी से मर जाऊंगा। उसने यह भी कहा कि अगर कोई लड़की मुझे पानी देकर मेरी देखभाल करती है तो मैं हर रात इंसान बन सकता हूँ, लेकिन दिन में फिर से पेड़ में बंदी हो जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? तो दिन में आप फिर से बंदे रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए इंसान नहीं बन पाएंगे क्या? हाँ, मैं फिर से पूरी तरह इंसान बन सकता हूँ। कैसे? कैसे आप फिर से इंसान बन सकते हैं? तुम मुझे फिर से इंसान का रूप दे सकती हो। लेकिन मेरे पास कोई जादू की शक्ति नहीं है। मैं आपको कैसे मुक्त कर सकती हूँ? अगर तुम दिन के समय इस पेड़ से शादी कर लो तो मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। लेकिन मेरी माँ मेरी कहीं और शादी कराएंगी। मैं अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं कर पाई तो मुझे सारे जीवन भर इस पेड़ में बंदी रहना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं कोशिश करूं और सफल हो जाऊं। तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे पता है तुम मुझे फिर से इंसान। और तभी सुबह हो गई। ज्योति के सामने वह राजकुमार पेड़ में मिल जाता है। सुबह होने के बाद भी ज्योति घर नहीं जाती। वह उसी पेड़ के सामने खड़ी रहती है। ज्योति की माँ वहाँ आकर उसे डांटने लगती है। ज्योति किसी बात पर ध्यान नहीं देती। ज्योति का पिता उसके पास आता है। मेरी बेटी घर चलो, मुझे समझ आ गया है तुझे डांटना सही नहीं था। चलो बेटी घर चलो। ओह, इतना भाव मत डालो, भूख लगने पर खुद ही घर आ जाएगी। बेटी ऐसा मत करो, घर चलो। इस उम्र में बाहर रहने से तेरे नाम पर बदनामी हो जाएगी। जब पेड़ से इतना लगाव है तो शादी भी पेड़ से कर लेना, समझी? ऐसे भी तुम्हारी बेटी से और कौन शादी करेगा? हाँ माँ, मैं पेड़ से शादी करूँगी। मेरी इस पेड़ से शादी करा दो, फिर मैं घर जाऊंगी। लगता है ये लड़की पागल हो गई है। नहीं माँ, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैंने आज तुम्हारे लिए घर की सफाई नहीं की। मैंने तुम्हारे लिए नदी से पानी नहीं लाई। मैंने तुम्हारे बर्तन नहीं धोए। मैंने तुम्हारे सारे काम नहीं किए। इसीलिए क्या मैं आज पागल हो गई? ये सब तुम क्या कह रही हो ज्योति? ये कुछ नहीं। जब लड़की पेड़ से शादी करना चाहती है तो उसकी शादी करवा दो ना। कोई उपाय न देखकर
अंततः ज्योति के माता पिता उसकी शादी पेड़ से करवा देते हैं। शादी के बाद ज्योति पेड़ से लिपट जाती है और अचानक पेड़ की जगह एक सुंदर युवक खड़ा होता है। ये क्या? मेरे सामने ये क्या हो गया? माँ, पिताजी, यह राजकुमार राघव हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब घर चलो। इसके बाद वे सब घर चले जाते हैं। इधर राजकुमार राघव ज्योति को लेकर रतनगढ़ राज्य चले जाते हैं। वहाँ धूमधाम से ज्योति और राघव की शादी होती है।